Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Election and Representation, and under this chapter we are discussing about the Election Commission of India. And in the previous class we have discussed about the composition of the Election Commission, and we have started the discussion of powers of the Election Commission. And under the most important power of the Election Commission is to supervise the preparation of up-to-date voters list, because I told you that the voters list needs updation, because so many changes are occurring every day. And this is the responsibility of the Election Commission, that everything should be done in a proper manner. So many times we see कि errors occur, है ना. Many times such people's name are there in the voter list who are died, who are no more existing in the world, still their name is in the voter list. Many times genuine voters name is not there in the list. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इन सब के लिए जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज ऑफ द इलेक्शन कमीशन. एंड आफ्टर दिस preparation of the election voters list, the second most important function of the election commission is to determine the timing of election. election की टाइमिंग क्या होंगी, फिर टाइमिंग के साथ साथ पूरा का पूरा इलेक्शन जो शेड्यूल है वो शेड्यूल भी इलेक्शन कमीशन ही फिक्स करती है. लाइक नोटिफिकेशन की टाइम डेट क्या होगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आती है, फिर नॉमिनेशन फाइल करने की डेट आती है, फिर नॉमिनेशन को विड्रॉ करने की डेट आती है, फिर स्क्रूटनी जो भी हमने नॉमिनेशन फाइल कंटेस्टेंट करते हैं उनकी स्क्रूटनी की जाती है. एवरीथिंग इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन की कब स्क्रूटनी करनी है उसकी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन. ठीक है. फिर उसके बाद पॉलिंग की डेट, देन पॉलिंग हो गया तो फिर काउंटिंग, और काउंटिंग हो गया तो फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. तो यहाँ नोटिफिकेशन से स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स तक. ओके. और ये पूरे प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू टेक डिसीजंस टू एंश्योर फ्री एंड फेयर पोल. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the election commission to ensure free and fair poll. And in order to ensure this free and fair poll, the election commission has the power to take decisions. वो कुछ भी डिसीजंस ले सकती है ताकि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो. ओके. तो इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है उसके हाथ में बहुत सारे पावर्स दे दिए गए हैं. लाइक इट कैन पोस्टपोन और कैंसल द इलेक्शन in the entire country or a specific state or a constituency. ठीक है. ये चाहे तो कह सकती है कि पूरी की, जैसे इसने डेट डिक्लेयर किया इलेक्शन का, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग वाज रेडी, बट इट इज़ द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन दैट इट कैन कैंसिल द होल प्रोसेस. वो इलेक्शन को कैंसिल कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है कि नहीं अभी ये नहीं हो पाएगा, थोड़े दिनों बाद होगा, पूरी कंट्री का, या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का, या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी का. एंड ऑन व्हाट ग्राउंड इट कैन डू दिस, द ग्राउंड इज कि इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द प्रेजेंट circumstances, and that is why the commission is postponing the election. okay. तो ये जो राइट है वो इलेक्शन कमीशन को ही दिया गया है कि वही डिसाइड करेगी कि इलेक्शन मतलब अगर नहीं होने लायक कंडीशन है तो उसका ही डिसीजन जो है वो लास्ट होगा, उसके ऊपर फिर कोई और भी नहीं है. ओके. एंड अदर देन दिस द कमीशन आल्सो इम्प्लीमेंट अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ओके. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इट इज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स. जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन में सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी ये इम्प्लीमेंट करती है इलेक्शन कमीशन. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स कि आपको जो कंडक्ट होगा आपका, दैट शुड बी अ मॉडल. ठीक है.
उस आपको ऐसी कुछ भी काम नहीं करना है ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम जिससे कि आप वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकें, ठीक है। In order to hold the elections in a free and fair manner, the Election Commission implements this model code of conduct, which is for the political parties and for the contestant, and it is expected that they should behave in a particular manner during the election, but they will not behave on their own. तो उनको ये वो करना पड़ता है, ऊपर से इम्पोज करना पड़ता है कि आपको ऐसा ही करना है। और ये ऐसा नहीं है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई इट इज़ अप टू देम टू फॉलो इट और नॉट, नो, इट इज़ कंपल्सरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज फॉर द कंटेस्टेंट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये उनके लिए कंपल्सरी होता है। अगर वो नहीं करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं, देन देयर कैन बी एक्शन अगेंस्ट दोज कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो पावर है ये हमारे इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर है। ऐसा भी पावर हमारे इलेक्शन कमीशन को दिया गया, सपोज कहीं पर इलेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, आफ्टर द इलेक्शन ऐसा कहा जाने लगता है कि जो इलेक्शन हुआ उसमें काफ़ी रॉन्ग प्रैक्टिसेस यूज़ किए गए, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ किए गए, लाइक बूथ कैप्चरिंग हो गई या कुछ भी इस तरह का एलिगेशन आता है, तो देन इलेक्शन कमीशन जो है, द कमीशन विल सी द मैटर कि आखिर हुआ क्या था, एंड इफ इट कम्स टू द कंक्लूजन कि यस द एलिगेशंस जो है वो सही लग रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, देन इट कैन कैंसिल दैट इलेक्शन। जो इलेक्शन हुआ किसी भी एक कंस्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन को वो कैंसिल कर सकती है, और उसके बाद क्या करेगी कि फिर से पॉलिंग वहाँ पे कराएगी, रीपॉलिंग। जो पॉलिंग पहले हुआ उसको कैंसिल करके रीपॉलिंग करा सकती है। अदर देन दिस कई बार वो रीकाउंटिंग भी होता है वोट्स का, लाइक वोट्स के जो काउंटिंग हुई उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, बट जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो जो कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने उनमें से कुछ जो ऑब्वियसली जो डिफीट होंगे, तो डिफीटेड कंटेस्टेंट्स जो थे वो उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि गलत तरीके से काउंटिंग हुई। अगर इस तरह के एलिगेशंस आते हैं और इलेक्शन कमीशन इट फील्स कि यस देयर इज सम वेट इन दैट टाइप ऑफ एलिगेशन, तो फिर उससे वो रिकाउंटिंग भी करा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से द इलेक्शन कमीशन इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग free and fair election in the country, and in order to hold this election in a free and fair manner, the election commission has given so much powers, है ना। ये सारे powers उसको इसलिए दिए गए हैं ताकि वो अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर सके और पूरी कंट्री में इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो सके, ओके। Other than this, the election commission also accords recognition to political parties, and it also allots symbols to them. Like different political parties are there in our country. Some of them are national political parties, some of them are regional political party. तो who decide कैसे होता है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि रिगार्डिंग द इलेक्शन, जो इलेक्शन में हमें विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को जो सीट्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको ये दिया जाता है, ठीक है। तो रूल्स हैं, तो ये कौन उनको साइन करता है कि यस दिस पॉलिटिकल पार्टी इज अ नेशनल पार्टी और दिस पॉलिटिकल पार्टी इज अ रीजनल पार्टी, हु गिव देम रिकॉग्निशन। तो द रिकॉग्निशन इज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन उनको रिकॉग्निशन देता है, नॉट ओनली इट गिव्स देम रिकॉग्निशन बट इट ऑल्सो अलॉट देम सिम्बल्स। सिम्बल्स भी उनको अलॉट करता है कि अगर सिम्बल किसी को जो भी चाहिए तो उसको वो अप्रूव करते हैं इलेक्शन कमीशन, और बिना इलेक्शन कमीशन के ये चीज़ें जो हैं वो लीगल मैनर में नहीं हो सकती हैं। एंड मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये हो जा रहा है, टूट जा रही है। द पॉलिटिकल पार्टी, a particular political party has been divided into two groups. अब दोनों ही ग्रुप जो हैं वो क्लेम करते हैं कि हम रियल पार्टी हैं। बोथ ऑफ द ग्रुप क्लेम कि दे आर द रियल पार्टी, एंड बोथ ऑफ द ग्रुप क्लेम कि जो
ओरिजिनल पार्टी थी उसका जो सिंबल था वो उनको मिले। तो नाउ हु विल डिसाइड? अगर इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी कि दो नए पॉलिटिकल पार्टी उसमें से निकल के सामने आ रहे हैं और दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि वो रियल पार्टी हैं, दोनों ही क्लेम कर रहे हैं ओरिजिनल पार्टी के सिंबल को, तो इन दैट केस द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज फाइनल। इलेक्शन कमीशन ही इस मामले में डिसाइड करती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको बहुत ही एक्सटेंसिव पावर्स दिए गए हैं। ओके, our constitution has given extensive powers to the election commission, but at the same time what we find कि the election commission has very limited staffs on its own. It has so many things to do. इतना बड़ा काम दिया गया है पूरी कंट्री के वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, इनके सुपरविजन में प्रिपेयर करवाना, देन पोलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें करना, तो काम तो बहुत ज़्यादा है। बट व्हाट वी सी कि इनके पास स्टाफ नहीं होते हैं, because there is no provision for staffs of the election commission in the constitution. ऐसा क्यों है? क्यों उन्हें स्टाफ नहीं होते? क्योंकि यू कैन जस्ट इमेजिन कि इलेक्शंस हर दिन की चीज़ तो है नहीं। लोकसभा के इलेक्शन 5 इयर्स पे हो रहे हैं, विधानसभा हर इलेक्शन जो है वो 5 इयर्स पे एक बार हो रहा है। ऐसे कंडीशन में अगर रेगुलर स्टाफ्स रखे जाएंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर तो क्या होगा? इट विल कॉज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कंट्री, है ना। तो इस फाइनेंशियल बर्डन से बचने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने क्या तरीका निकाला कि नहीं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसमें रेगुलर स्टाफ नहीं होंगे, हर समय के स्टाफ नहीं होंगे, ठीक है। whenever there is election, whenever there is need of staff, the election commission will conduct the election with the help of administrative machinery, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या हुआ? जो हमारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ मिलकर के वो अपना काम करेगी। उसको अलग से स्टाफ नहीं दिए गए। काम बहुत ज़्यादा है, पूरी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करना इट्स अ ह्यूज टास्क। तो इसके लिए अगर स्टाफ दिए जाते तो वो बहुत बड़ा स्टाफ होता और फिर वो हमारे लिए खर्चे का एक रीज़न बनता। तो इलेक्शंस रेगुलर नहीं होने, इसलिए इसको क्या कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा उसमें जो स्टाफ है, ठीक है, उन्हीं स्टाफ से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ के हेल्प से ही आपको इलेक्शंस कंडक्ट करना है, ठीक है। सो और एक बार जब इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जैसे नोटिफिकेशन आ गया इलेक्शंस का, डेट डिक्लेयर हो गए, इसके बाद क्या होता है कि कमीशन जो होती है इलेक्शन कमीशन, वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। उसके बाद जैसे चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऑल विल वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब उनका बॉस, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनका बॉस कौन हो गया? उनका बॉस हो गया इलेक्शन कमीशन। जो भी इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करेगा वो उनको उसी के अकॉर्डिंगली काम करना होगा। जैसे नॉर्मल डेज में क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होते हैं दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू, अपने जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं उनके हिसाब से वो काम करते हैं। बट जब इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाते हैं तो फिर दे कम डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। और हर किसी को इलेक्शन कमीशन की ही बात माननी, हर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को कोई इसको डिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड व्हाट वी सी कि हर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सबको कुछ काम दे दिया जाता है रिगार्डिंग इलेक्शन का जो ड्यूटी होता है उससे रिलेटेड काम दिया जा सकता है, दे दिया जाता है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो होती है वो उनको पूरी तरह से कंट्रोल में, मतलब उन्हीं के कंट्रोल में वो रहते हैं। एंड इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो ये जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टाफ्स हैं उनकी वो ट्रांसफर तक कर सकता है। इतना पावर हमारे इलेक्शन कमीशन को दिया गया है कि इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर देम, या फिर अगर मान लो सपोज पहले से उनका ट्रांसफर ऑर्डर आया हुआ है और उसी समय इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो वो चाहे तो उस ट्रांसफर को रोक भी सकता है। इट कैन स्टॉप द ट्रांसफर
ऑफ द स्टाफ ऑल्सो, मतलब वो ट्रांसफ़र कर भी सकता है, ट्रांसफ़र रोक भी सकता है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होते हैं दे आर कमिटेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसा अनफेयर काम होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो होती है इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट सच स्टाफ, ऐसे स्टाफ के अगेंस्ट वो एक्शन लेती है, क्योंकि उसका मेन काम क्या है, फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कराना। उसके काम में हेल्प करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आए हैं दे शुड ऑल्सो हेल्प द कमीशन इन कंडक्टिंग द इलेक्शंस इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। और जहाँ पर भी उसको लगेगा कि किसी ऑफिसर ने फ्री एंड फेयर मैनर में काम नहीं कर रहा है, then in that situation it can take action against the this staff. Okay, and what we see that there is so much improvement in the functioning of election commission. हमारे यहाँ इंडिया में जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसने अगर उसकी हिस्ट्री को हम देखें, पीछे से हम देखें तो काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं. सो मेनी changes have occurred in the functioning of the election commission, and whatever changes occurred in the election commission, that is not because of some constitutional amendments or some legal acts. ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा कानून बन गया नया, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हो गए जिसके कारण इलेक्शन कमीशन में इम्प्रूवमेंट आया है. दिस इज नॉट द केस. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट कि लॉ कैन नॉट चेंज द माइंडसेट इन द शॉर्ट पीरियड. बहुत लंबे पीरियड तक अगर एक लॉ रहता है तो धीरे धीरे वो माइंडसेट हमारा चेंज करता है. बट हम ये सोच लें कि लॉ बना करके हम सारी चीज़ों को सही कर देंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज लॉ का एनफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एनफोर्समेंट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल कि हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होता है. तो यहाँ पर हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन का जो फंक्शनिंग है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया. एंड द रीज़न behind this improvement is not कि some new laws have been made. The improvement is not because of the reason that some important amendments have been done. ठीक है, amendments और laws ये सारी चीज़ों से improvement आता है, but always आए ये जरूरी नहीं है, because implementation सबसे important होता है. और यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो जैसे हमने कहा ना 1989 is the most important year in the we can say in the political development of the country. 89 के पहले तक जो भी इलेक्शंस होते थे उसका जो रिजल्ट था the result was कि कांग्रेस पार्टी ही विनर होती थी मोस्टली. ठीक है, एक ही इलेक्शन ऐसा रहा 77 का जिसमें कि कांग्रेस जो थी वो डिफीटेड हुई. लेकिन 1989 के बाद से एक तो ये पार्टी सिस्टम में हमारे चेंज आए. जो सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था, मल्टी पार्टी होते हुए भी सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था, वो चेंज होता है 89 के बाद से और कोalition गवर्नमेंट की स्टार्ट होती है. और इसी समय से हम ये देखते हैं we experiencing that the election commission has started working in a more independent manner. पहले वो इतना इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता था जबकि सिंगल पार्टी का होल्ड था. इट वॉज समहाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट. बट आफ्टर 19 क्योंकि एक ही सिंगल पार्टी का ही रूल चला आ रहा है तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, डोमिनेंस जो है वो क्यों हो रहा है. ठीक है, देयर वाज नथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक. बट वी कैन से कि जो 1989 के पहले का इलेक्शन कमीशन था और 1989 के बाद का जो इलेक्शन कमीशन है उनके काम करने के तरीके में बहुत डिफरेंसेस आ गए. उसने अपने पावर को एसर्ट करना स्टार्ट किया. बिफोर ये जो 1993 में जैसे हमने देखा था ना मल्टी मेंबर बना, 1993 के पहले इलेक्शन कमीशन भी कुछ एग्जिस्ट करता है
जो कॉमन पीपल थे दे वर नॉट नोइंग कि मतलब ऐसी कोई कमीशन भी हमारी कंट्री में है जिसके पास इतने पावर है। और जब टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, ये 90s की बात है, तो तब ये समझ में आया कि इलेक्शन कमीशन को इतने पावर्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इतना पावरफुल बनाया है। तो द पावर होल्ड्स विद द पावर होल्डर, जो पावर को होल्ड कर रहा है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने पोस्ट को, अपने पावर को किस तरह यूज कर रहा है। तो जब टीएन शेषन इलेक्शन कमिश्नर बने तो सबको समझ में आ गया कि इलेक्शन कमीशन कितने पावरफुल है। उसके पहले कितने सारे इलेक्शन कमिश्नर्स बने, बट कभी हमें जो कॉमन पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल, द लेमैन, दे वर नॉट नोइंग एनीथिंग लाइक दिस कि इलेक्शन कमीशन भी इतना पावरफुल होता है। तो ये चीजें जो है, इट इज पॉजिटिव। डेमोक्रेसी के अंदर ये हमेशा याद रखना कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आर पॉजिटिव। अगर सब कुछ सही चल रहा है इन द सेंस कि पीपल आर नॉट रेजिंग देयर वॉइस, पीपल आर जस्ट एक्सेप्टिंग वॉट एवर इज द रूलिंग ऑफ द गवर्नमेंट, देन everything is not fair. That is detrimental for the democracy. तो जितना जब भी कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट को हमको पॉजिटिव लेना है। हाँ, दैट कॉन्फ्लिक्ट शुड नॉट टर्न वायलेंट, इट शुड बी रिजॉल्व इन अ पीसफुल मैनर, बट लोगों के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि दे कैन रेज देयर वॉइस। ओके, तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन था वो 1989 से 93 का जो पीरियड था वो बहुत ही क्रूशियल पीरियड था, क्योंकि 89 के इलेक्शन के पहले हम देखते हैं कि 3 मेंबर हुआ, फिर इलेक्शन के बाद वो सिंगल मेंबर बन गया, फिर 93 में उसको 3 मेंबर बनाया गया और उसके बाद से अभी तक वो 3 मेंबर ही रहा है। तो जब से ये 3 मेंबर बना तब से इसके पावर्स जो हैं वो इसने ज़्यादा अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। तो ये सारे जो चेंजेस हैं इसके लिए कोई लीगल एक्ट नहीं बनाया गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया गया, बल्कि ये सारी चीजें अपने आप होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में कि उसने कैसे अपने पावर को एजर्ट करना स्टार्ट किया। एंड नाउ वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के क्या इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं in the last we can say 70 years। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं, दैट वाज द फर्स्ट इलेक्शन। ओके, सबसे पहले इलेक्शन को करवाना ही सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आई टोल्ड यू एट दैट टाइम वी हैव नथिंग, मतलब कुछ भी हमारे पास नहीं था, कोई हमारा एक्सपीरियंस नहीं था और उसमें हमको इलेक्शन कंडक्ट करना था और उसमें इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स, तो सब कुछ करना सबसे पहला चैलेंज तो हम वही कहेंगे कि फर्स्ट इलेक्शन वाज इटसेल्फ द बिगेस्ट चैलेंज। जैसे कि आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि इट वाज कॉल्ड द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो हमारे इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही अच्छे से उसको पूरा किया। अदर देन दिस व्हाट वी सी कि हमारी कंट्री में बहुत तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी रहे हैं, लाइक मिलिटेंसी की जो प्रॉब्लम है वो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में हम फेस करते हैं। In our country, there are some militancy affected areas like Assam, that is in northeast, then Punjab, Jammu and Kashmir. So these militancy affected areas are very difficult for the purpose of holding election. It is not easy to hold elections in these areas because यहाँ पर जो militants हैं, they are always they oppose the electoral process because they don't believe in the democracy of the country. तो उनका जो मेन एम होता है वो यही होता है कि कैसे हम इलेक्शन को फेलियर बनाएं, बिकॉज दे आर नॉट विद द इंडियन गवर्नमेंट, दे आर नॉट
giving importance to the Indian government. They are not considering it as democratic. उनको प्रॉब्लम है सिस्टम के साथ, तो अपनी प्रॉब्लम को वो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे लोगों का ध्यान उस प्रॉब्लम की तरफ खींचते हैं इलेक्शंस को डिस्टर्ब करके। तो वैसे मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज में इलेक्शन कंडक्ट कराना एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने किया है और कर रही है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड इन द लास्ट 70 years, यू कैन सी कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या प्रॉब्लम्स हमारे इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ा, क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा। तो नेक्स्ट चैलेंज केम एट दैट टाइम व्हेन वी सी कि इन 1991 व्हेन द एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी he was assassinated during the campaigning of the election। ठीक है, और जैसे कि बहुत फेजेस में होते हैं ना इलेक्शन, तो इसी तरह से एक फेज वाइज इलेक्शन चल रहा था। इलेक्शन वाज स्टार्टेड, ठीक है, और उसी मिड इलेक्शन में क्या हुआ था कि जब राजीव गांधी कैंपेनिंग के लिए गए थे श्री पेरम्बदूर, वहाँ पर उनको जो उनका प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहाँ से उनको भाषण वगैरह देना था, वहीं पर ह्यूमन बॉम्ब यूज करके उनका असैसिनेशन होता है। तो ये असैसिनेशन के कारण क्या हुआ कि मिड वे में ही पोलिंग को रोकनी पड़ गई, क्योंकि जो कंडीशन थे वो बहुत खराब हो चुके थे। तो ऐसे में एक्स प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन होना बहुत बड़ी बात थी, तो इसमें उसको बीच में ही रोकना पड़ा और फिर से करना पड़ा था। तो दैट इज ऑल्सो one of the important challenges that the election commission has faced. Then in the year 2002 the election commission faced another challenge, because in that year the state of Gujarat experienced communal riots। बहुत ही बुरे तरीके के राइट्स हुए थे 2002 में यहाँ पर गुजरात में। एंड इलेक्शन कमीशन को इसमें बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन फेस करना पड़ा, जबकि गुजरात असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया बिकॉज ऑफ दीज राइट्स। और जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर उसके लिए इलेक्शन होगा। तो वैसे ही टेंस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन को गुजरात में इलेक्शन करवाना पड़ा। सो व्हाट वी सी कि इलेक्शन कमीशन ने देखा कि जिस तरह का वायलेंस हो रहा था स्टेट के अंदर, गुजरात के अंदर, वो उस वायलेंस के अंदर इट वाज नॉट पॉसिबल टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट दैट टाइम। असेंबली तो डिसॉल्व हो गई, असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू होल्ड इलेक्शंस, बट वायलेंस बहुत ज़्यादा था, जो सिचुएशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड थी, और वैसे सिचुएशन में इट वाज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट इलेक्शन। सो इलेक्शन कमीशन जो थी उसने कहा कि नहीं, वो अभी पोस्टपोन करती है, अभी वो इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको चैलेंज भी किया गया। ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया कि अभी वहाँ पे इलेक्शन नहीं कंडक्ट की जा सकती है, इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, बट द सुप्रीम कोर्ट गेव वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है इलेक्शन को पोस्टपोन करने का, वो एक सही डिसीजन है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन वहाँ प्रिवेल कर रही है उस तरह की सिचुएशन में वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते हैं। तो इसका जो प्राइम फंक्शन है वो क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, और उस सिचुएशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये इसने सही डिसीजन लिया है। ओके, now we have completed about the election commission, and now we will switch to another topic, and that is electoral reforms. This is a very important part of your chapter. Okay, electoral reforms। इलेक्शन से रिलेटेड जो हमें रिफॉर्म्स लाने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे इलेक्शन सिस्टम और प्रोसेस में, एंड देन आफ्टर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम वी विल कम टू द
solution, ki how to solve the problems, what reforms we can bring in our electoral system in order to solve the problems. So we will discuss this electoral reforms in the next class.